चलो भाई, हम आज से चालू कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों में बहुत ज़्यादा दहशत बनाया हुआ है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। बिल्कुल बनेगा बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? सबसे लास्ट चैप्टर है और सबसे बढ़िया चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। केवल समझने की देर है। आप लोगों के ईयरफोन सेट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सामने टेबल कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कॉपी आपके सामने है, बुक आपके सामने है, और आप लोग सिर्फ मेरी बात सुन रहे हैं। और ना आपका दूसरे टैब में कुछ चलना चाहिए और ना आपके सामने टीवी चलना चाहिए। एकांत में आप बैठ जाइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी तरीके से हम पढ़ लेंगे। केवल आपको कंसिस्टेंसी बरतना है, ठीक है? कोई और कुछ कहना चाह रहा है बच्चा? चलो, तो बेटा सबसे इजी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम चालू करते हैं। आपके बुक का सबसे लास्ट चैप्टर। सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जब हमारे पास नाम आता है तो हमको सबसे पहले क्या समझ में आता है? हमको सबसे पहले दिमाग में आता है, सर ऐसा स्टेटमेंट बनाना है। देखो ध्यान से, हिंदी में समझा रहा हूँ, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों की डेफिनेशन बनेगी या मीनिंग बनेगा कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स नाम में ही है कि सर एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना जिसमें कैश फ्लोज पता चले। सर कैश कितने प्रकार के फ्लो होते हैं कैश में? बेटा कैश में दो प्रकार के फ्लो होते हैं, एक होता है कैश आना और एक होता है कैश जाना। मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इतनी बात समझ में आ रही है? सर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का हिसाब तो हम कैश बुक में भी रख सकते थे। बोलो हाँ कि ना? बेटा टू वे कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैंने पिछली बार इसलिए बंद किया था, एक तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहते थे और कोई मोटिवेशन नहीं टीचर को। बिल्कुल टू वे कम्युनिकेशन नहीं, एक बार बैठ गए बस खत्म। सर कैश बुक हमने 11th क्लास में पढ़े थे। कैश बुक एक टी फॉर्मेट अकाउंट था जिसमें डेबिट साइड सारा कैश आता था और क्रेडिट साइड सारा कैश जाता था। मतलब यहाँ इनकम बताई जाती थी, यहाँ पे एक्सपेंस बताए जाते थे। यस और नो? बेटा इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया तो अभी आना चाहिए कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बनाने की जरूरत पड़ ही क्यों रही है, जब हमारा कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हमारे कैश बुक से बात पता चल जाएगा। कैश इनफ्लो डेबिट साइड देख लो, कैश आउटफ्लो क्रेडिट साइड देख लो। सर हम कैश बुक से ही क्यों नहीं पता करते? बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग केवल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम बिजनेस के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को तीन पार्ट में डिवाइड करके देख सकें। तीन पार्ट में कौन से? बेटा कौन सी एक्टिविटी में, देखो तीन एक्टिविटी होती है, आप लोगों को पता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब हम अपने जनरल ऑपरेशन से कितने कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कितना कैश जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट से हमको कितना रिटर्न आ रहा है, या इन्वेस्टमेंट बेच के हमको कितना पैसा आ रहा है, उस चीज का इनफ्लो और आउटफ्लो हमको अलग से पता करना जरूरी है। और फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है बेटा, मैंने कई बार बता दिया एक एग्जाम्पल लेके, कि अगर आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपसे दो चीजें पूछी जाती है। सर आप कैश कराएंगे या फाइनेंस कराएंगे? कैश कराएंगे या फाइनेंस कराएंगे, तो उसका मतलब क्या होता है? या तो पेमेंट कैश में दे देंगे या तो लोन कराएंगे। फाइनेंस कराने का मतलब होता है बोरो करना। बात समझ में आ गई? तो हम कितनी बोरोइंग कर रहे हैं और बोरो करके हमारे पास कितना पैसा इनफ्लो हो रहा है, और उस बोरोइंग से हमको कितना आउटफ्लो हो रहा है, मतलब हम उस बोरोइंग को कितना पटा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट हमको कितना लग रहा है। ये तीनों अलग अलग एक्टिविटी में ही हमको ये चीज देखनी पड़ेगी। और इसी के बाद ही हमको कैश के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। देखो किसी भी कंपनी में कैश का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। कैश का डिसीजन सर कैसा? देखो
कैश इज अ मोस्ट लिक्विड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। किसी भी बिजनेस को कैश के बगैर चलते हुए आप मुझे नाम बता दीजिए, आपको नाम समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कोई भी बिजनेस हमको पैसे के बगैर चल जाए, नहीं चलता कोई बिजनेस पैसे के बगैर। तो इसका मतलब ये है कि कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन इंटरप्राइज। तो उसका हिसाब किताब हमको रखना पड़ेगा, और उसका हिसाब किताब अपन तीन मेजर एक्टिविटी में रखते हैं। उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस इसी तीन मेजर हेड के चक्कर में अपन को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, और नहीं तो पूरा कैश कुल मिला के आया कितना है और गया कितना, ये तो अपने को कैश बुक से ही पता लग रहा था। अपने को कोई जरूरत नहीं थी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बच्चों ये है कि अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मेजर रीजन ही ये है कि हम कैश एक्सपेंस या इनकम, आउटफ्लो या इनफ्लो को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकें, तीन पार्ट में समझ सके कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कितना कैश गया और कितना कैश आया। इतनी बात समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताए जल्दी से। खुशी जुड़ी है क्या? चलो खुशी और रिया ही तो है यार। पटेल साहब कहाँ है? खुशी तो बिजनेस के में तो टॉप कर रही वो बिल्कुल। प्री बोर्ड्स चल रहे हैं क्या तुम्हारे? हम्म, चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्री बोर्ड्स में एग्जाम, प्री बोर्ड्स में जरूरी है, लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट और जरूरी था बेटा। 1 घंटा क्लास लगा लेती तो कुछ नहीं जाता। मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में सब पढ़ा दूँ, जितना बच्चे के दिमाग में ग्रास्प हो पाए। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बस दिमाग में रखते जाओ, और क्लास खत्म होने के तुरंत बाद एक बार रिवाइज कर लेना, है ना? जो नोट कर पा रहे हो बिल्कुल कॉपी खोल के नोट करते रहो, ठीक है? मेरे को बता देना सर वो प्रीवियस वाला पेज कर दो, वो मेरे को थोड़ा सा नोटिंग करनी थी, है ना? मैं तो बढ़ाते जा रहा हूँ। चलो, तो अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन कैश फ्लो के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत गवर्न होता है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। कभी आपको ऑप्शन में आया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत गवर्न होता है, आपके पास ए ऑप्शन रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, बच्चा फट फट से लगा देगा और आगे बढ़ जाएगा। गलत। कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, आखिरी में देगा बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। बेटा ये सही है, ये गलत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड से गवर्न होता है। मतलब हर चीज को चलाने के लिए कानून चाहिए होता है, बस उसका कानून कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हम ये चैप्टर किस कानून के तहत पढ़ रहे हैं ये समझ के चलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, है ना? इसको कानून नहीं बोलेंगे, इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस है ना? व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द अकाउंटिंग, कि कैसे अकाउंटिंग हम किया कर सकते हैं, है ना? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि रिवाइज्ड है, उस तहत हमारा जो अकाउंटिंग ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो गवर्न होता है। चलो सर, इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमको क्या क्या चीजें हैं, मतलब हमको क्या पढ़ना है वो तो हम आ रहे हैं अभी। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी मेथड से बन सकता है, जल्दी बता दीजिए। कैश, हाँ, 2 मेथड से बन सकता है। बहुत अच्छे। कौन से बेटा? बहुत अच्छे श्रेया। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। बेटा ये डायरेक्ट मेथड में हमको सिलेबस में नहीं है बेटा। सबसे इजी पड़ती है डायरेक्ट मेथड, लेकिन मैं बताऊं तुम्हारे टीचर को कभी डायरेक्ट मेथड समझ में ही नहीं आई आज तक। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड मेरे को आती ही नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है, लेकिन मैं इनडायरेक्ट के भरोसे जाता था।
इनडायरेक्ट आती थी तो मैं करके आता था, नहीं तो एक आध वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता था वो करके आता था। पता नहीं क्यों मेरे को इजी चीज़ ये समझ में ही नहीं आई, बहुत इजी है बहुत इजी है लोग बोलते हैं, क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो वो उल्टा कान पकड़ रहा है इनडायरेक्ट, लेकिन बहुत इजी है भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत इजी है। तुमको डायरेक्ट से इजी वो पड़ेगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट के बारे में चर्चा कर देता हूँ। चलो सर, डायरेक्ट में कितनी एक्टिविटी से बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? बिल्कुल तीनों एक्टिविटी से बनता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतनी बात समझ में आ रही है? सर इनडायरेक्ट कितनी एक्टिविटी से बनता है? बिल्कुल इनडायरेक्ट भी इन्हीं तीन एक्टिविटी से मिलकर बनता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा मजे की बात मैं बताऊं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की जो मेथड का फर्क है वो केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्क है। बाकी इनडायरेक्ट मेथड यूज कर लो तुम या डायरेक्ट मेथड यूज कर लो तुम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों जगह एक ही तरीके से बनता है। बात क्लियर समझ में आ गई? तो मतलब अगर आपको कभी आगे डायरेक्ट पढ़ने का मौका आया ना, तो आप तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th क्लास का लर्न कर लो। आपको केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ केवल अलग पढ़ना है, बाकी सारी चीजें दोनों एक्टिविटी बची हुई सेम है। ठीक है, तो आज 1/3 2/3 काम तो यही हो गया, 1/3 काम आपको आगे पढ़ना है। अभी जो जरूरी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना? अब हम आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये देखते हैं फॉर्मेट। यहाँ तक किसी को ऐसा कुछ डाउट है या कोई व्यू है जो कॉन्ट्रडिक्टरी है मेरे समझाने से? चलो, नोट कर लिए सबने? नोट करते जा रहे हो? चलिए अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट नोट करते हैं। बेटा फॉर्मेट में नंबर मिलते हैं, मैं एक बात बताऊं, फॉर्मेट में नंबर मिलते हैं, भले ही वो 1/4 देगा, लेकिन बस आप फॉर्मेट अच्छे से बना कर आए। और कटते ज़्यादा हैं। एक बात मैं बहुत क्लियर कह दूं, अगर आपने फॉर्मेट गलत बनाए हो, सही बनाए हो वो नंबर दे ना दे, गलत बनाए हो तो कटेगा जरूर। ठीक है, और यही जस्टिस है, यही इंसाफ है, आप कुछ नहीं कह सकते उसको। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग में एक बात का ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस कंपनी का बना रहे हैं, मान के चलो XYZ लिमिटेड का बना रहे हैं, XYZ लिमिटेड का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमने सबसे पहले उसका नाम लिख दिए। इतनी बात समझ में आ रहा है? चलो फिर उसके नीचे आएगा पूरा नाम, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च जो भी ईयर हो, या 31st दिसंबर जो भी ईयर हो, एज द केस में बी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा? इसके बाद आप लोग ये फॉर्मेट बनाएंगे। बहुत इजी फॉर्मेट है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कभी कोई भूलता नहीं है, एक बार याद कर लिया तो। मतलब जो लाइनें हैं ना, कुछ नहीं करना है, पर्टिकुलर्स, रुपीस रुपीस। चलिए, मेजर क्रक्स यहां से चालू होता है, पर्टिकुलर रुपीस रुपीस, यहाँ डिटेल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो सबसे पहले एक एक्टिविटी होगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए फिर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी हो गई, मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा, बाकी एक्टिविटी आपको बिल्कुल पानी कम चाय लगेगा। आप मेरे साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक बहुत अच्छे से साथ दें और फुल फ्लैज क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से साथ दें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से, कान उल्टा पकड़ना है, कान उल्टा पकड़ना है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो सबसे पहले आप कहां से चालू करते थे? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन से, या ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन से, ठीक है। और एंड कहां करते थे? नेट प्रॉफिट से। बात क्लियर हो गई? उसके बीच में सारे एक्सपेंसेस माइनस करते थे और सारी इनकम प्लस करते थे। बस उसी में बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उसी को हमको एडजस्ट करना है। लेकिन कहां से चालू करना है? हमको सबसे नीचे से चालू करना है। पीएनएल अकाउंट याद कर लो 11th क्लास का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे नीचे क्या आता था? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बस वही प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड से हमको चालू करना है। कान उल्टा पकड़ना है और ऊपर चलना है, मतलब उल्टा चलना है। ध्यान से सुन लो, चालू कहां से होगा? नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें लिखना वर्किंग नोट 1। अच्छा, वर्किंग नोट 1 क्यों लिखवा रहे हो सर आप? सर इसका भी नोट बनेगा, ये भी कैलकुलेट होगा। ध्यान से सुनना, इसका भी एक फॉर्मेट है। बहुत इजी है बेटा, शुरुआत कठिन है मैं बता रहा हूँ। शुरुआत अगर तुमने झेल ली है ना, उसके बाद सब आसान है। जितना बता रहा हूँ बहुत धीरे बता रहा हूँ, तुम सिर्फ ग्रास्प करते जाओ और लिखते जाओ मेरे साथ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम बाद में पता करेंगे। अभी केवल इतना सोच लो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी चालू करते हैं, ठीक है। चलिए सर, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। उसके बाद प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। सर कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं वो? सर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं। चलो लिख देते हैं सर, क्या लिख दें सर? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। देखना साथ साथ लर्न हो जाएगा। जो जो मेरे साथ है ना और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी तय है कि लर्न हो जाना है। चालू कहां से करना है? सबसे पहले ए डाले, ए डाल के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चालू करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट बाद में करेंगे, ठीक है, अभी लिख दो। फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, इस एडजस्टमेंट की स्पेलिंग पूरी लिखना है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, दो चीजें हैं, एक नॉन कैश और एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की को एडजस्ट करना है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद कौन से वो आइटम्स हैं? सबसे पहले आता है डेप्रीसिएशन, जो कि नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश समझ रहा है ना? डेप्रीसिएशन एक खर्चा है, लेकिन कैश जा रहा है कि तुम्हारे पास? नहीं जा रहा। पीएनएल में डेबिट साइड लिखते थे, यस, उसको क्या कर दो? प्लस कर दो, क्योंकि हम उल्टा कान पकड़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस होगा वो, यस, लेकिन वो नॉन कैश है, यस। हमको कैश फ्लो की तरफ जाना है, वो भी ऑपरेटिंग, यस, उल्टा प्लस कर दो डेप्रीसिएशन। जिसको ना समझे ना, केवल फॉर्मेट लर्न कर ले। फॉर्मेट लर्न करने के बाद मैं बताते जाऊंगा कैसे कुछ सॉल्व करना है। तुमको एग्जाम तो क्रैक है तुम्हारा। तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे से पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम क्रैक है, मैं बता रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट उठाओगे तुम, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन गधों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, डेप्रीसिएशन। फिर सर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ चीजें और प्लस होती हैं, जैसे कि गुडविल।
सर गुडविल के अलावा सर अमोर्टाइजेशन क्या होता है? हाँ, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट में जो गिरावट आती है, जो फॉल आता है, उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो गुडविल हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, है ना? तो बाकी ये सभी ठीक है। गुडविल अमोर्टाइज्ड, पेटेंट अमोर्टाइज्ड। चलो, और क्या चीजें प्लस होंगी? और सर कुछ चीजें और आती हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा, जल्दी बता दो। बता जल्दी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का मतलब ये है बेटा कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी चालू करने के पहले ही कंपनी में पैसा लग जाता है। कंपनी चालू करने के पहले ही कंपनी में पैसा लग जाता है, तो उसको कंपनी चालू करने के पहले जो कंपनी के खर्चे हुए हैं वो भी कंपनी के ही खर्चे हैं, वो बाद तक पे होते हैं। इसलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में आते हैं, धीरे धीरे उसको सेट ऑफ किया जाता है, जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सेट ऑफ किया जाता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कुल मिला के ये है कि कंपनी चालू करने के पहले कुछ कंपनी के खर्चे हुए हैं, कंपनी चालू करने में जो खर्चे लगे हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इनकॉर्पोरेशन मतलब स्टार्ट करना, चालू करना, कंपनी खोलना, है ना? और प्री मतलब कंपनी स्टार्ट होने के पहले के एक्सपेंस, जो आज तक राइट ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, चलो, जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, तुमको क्या करना है, तुमको केवल इतना समझना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अभी तक तीन चीजें प्लस हुई है, डेप्रीसिएशन, गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इतनी बात समझ में आ रही? चलो, अच्छा, कुछ एक्सपेंसेस और हैं जो कि हमने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिए होंगे, जिसको हमको प्लस करना है। या तो वो नॉन ऑपरेटिंग है या तो वो नॉन कैश है। सर नॉन ऑपरेटिंग कौन सा? इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, सर क्या होता है, क्यों क्यों इंटरेस्ट पेड क्यों प्लस करें बेटा? बेटा ऑपरेटिंग है क्या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट काय पे देंगे हम? बोरोइंग पे, और बोरोइंग हमारा कौन सा आइटम है? फाइनेंसिंग आइटम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है। हमने उसको नेट प्रॉफिट में से ही माइनस किया, या मतलब इनकम में से माइनस करके नेट प्रॉफिट लाए ना, इसलिए उसको यहाँ पे प्लस किए। इसको काय में माइनस करेंगे हम? फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। चलो सर, और चीजें बता दीजिए। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर नॉन कैश एक्सपेंस है ये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ है? जी हाँ हुआ है। पीएनएल के डेबिट में लिखे होंगे हमने। हाँ सर, पीएनएल के डेबिट में लिखे होंगे। सर नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा? जी हाँ सर, कम हुआ होगा। लेकिन क्या कैश गया है? नहीं, तो उसको हमने ऐड बैक कर दिए, वापस ऐड कर दिए नेट प्रॉफिट में, क्योंकि हमारा वो कैश नहीं गया है। इतनी बात समझ में आ रही? इतने आइटम्स आप ऐड कर देंगे। इतना किसने नोट नहीं किया है वो मुझे बताएंगे। यहाँ पैसा लिख लेंगे, है ना? ऊपर कर दूं क्या? चलो, माइनस, सर जैसे कुछ चीजें प्लस हुई है वैसी कुछ चीजें माइनस होंगी। ठीक है, चलो माइनस क्या क्या करना है हमको? बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो हमने पे किए हैं उसको प्लस करें, इंटरेस्ट जो हम अर्न करेंगे, मतलब इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट अर्नड,
उसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, डिविडेंड अर्नड या डिविडेंड इनकम हम लोगों को माइनस करनी है। ठीक है, कोई भी रेंट आया हो, रेंट रिसीव्ड, उसको हमको माइनस करना है। ठीक है यार, एक आध लाइन छोड़े हो क्या ऊपर प्लस में? प्लस में एक आध लाइन छोड़े होंगे तो एक चीज और लिख दो यार। इसमें एक चीज और लिखना है, यहाँ ऊपर ही लिखवा दे रहा हूं मैं, है ना। प्रॉफिट प्लस किए होंगे, प्रॉफिट लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हर क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और वैसे ही यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट क्या होता है आप लोगों को पता होगा, है ना। और एक चीज माइनस में लिख लोगे, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी, देखो क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है, मैं आपको गलती बताऊंगा आपकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने यहाँ माइनस वाले फिगर को यहाँ ब्रैकेट में नहीं किए, तो जब नीचे आप ये इसको कैलकुलेट करेंगे ना और टोटल करेंगे, तब आप ये वाले माइनस साइन नहीं देखेंगे। तब आप केवल जो ब्रैकेट में उसको माइनस करेंगे और जो बिना ब्रैकेट का है उसको प्लस कर लेंगे। तो बिना ब्रैकेट वाला प्लस हो जाएगा धोखे से, अगर वो माइनस का होगा तो, और तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया। ध्यान रखना हमेशा माइनस वाले सारे साइन में ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, माइनस वाले सारे फिगर्स में। इतनी बात समझ में आ गई? इतना लर्न हो गया क्या? चलो देखो, सबसे शुरू में हमने क्या किए, सबसे शुरू में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग आइटम चालू किए, और सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी चालू की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से सबसे पहले चालू होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, बाद में सीखेंगे। सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो कि सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चालू होना है। बात इतनी समझ में आ गई। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। किस चीज के एडजस्टमेंट्स होंगे? दो चीजों के, जो नॉन कैश आइटम है और जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। सर कितनी सारी चीजें हैं सर, यही बड़ा है, यही बच्चे रुक जाते हैं। अगर तुमने ये कर लिए ना बेटा, पार हो तुम, पार हो तुम, बहुत ईजी है ना, बहुत ज्यादा ईजी है। सर इतने बस एडजस्टमेंट्स हैं, इसी के अंतर्गत सारी सारी चीजें घूमना है। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने क्या प्लस किए, कोई भी लॉस हुआ हो हमको फिक्स्ड एसेट, जो लॉन्ग टर्म नॉन करेंट एसेट है ना, उसको बेचने में अगर हमको लॉस हुआ हो, हमको हमारे पास वो 20,000 का पड़ा हो और हमने 15,000 का बेच दिया हो, तो 5,000 का लॉस हो गया हो, फट से प्लस कर लो। डेप्रीसिएशन साल भर में जो लगाया हो फट से प्लस कर लो। गुडविल अगर हो, अमोर्टाइजेशन अगर हो, गुडविल अमोर्टाइज प्लस कर लो। बेटा इसको गुडविल अमोर्टाइज लिखेंगे, ये तो मैंने बीच में फालतू डाल दिया हूँ। ये गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज्ड। बात समझ में आ गई? चलो, गुडविल अमोर्टाइज्ड, या कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर, और एनी इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड। ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से, मैं डॉक्टर वाली राइटिंग में लिख दे रहा हूँ। चलो,
इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड ये लिखा हुआ है। हाँ, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्लस किए, इंटरेस्ट पेड प्लस किए, और ये इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यही अगर डिक्रीज होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट अगर इनकम आई है माइनस कर दो, डिविडेंड इनकम आई है माइनस कर दो। ये डिविडेंड और इंटरेस्ट कहाँ के हैं? ये इंटरेस्ट फाइनेंसिंग का है, ये डिविडेंड फाइनेंसिंग का है, इन्वेस्टिंग का है ना। चलो, रेंट रिसीव्ड माइनस कर दो। कोई भी गेन हुआ है नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट सेल करके, क्या कर दो? माइनस कर दो। डिक्रीज हुआ है माइनस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इतनी बात क्लियर हो गई? बस बेटा ये आ गए ना आप, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद बिल्कुल इजी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एकदम इजी हो जाता है, कुछ भी है ही नहीं कुछ। देखो क्या आएगा इसके बाद, इसके बाद हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है सर, ये लाइन समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, वर्किंग कैपिटल आपको पता है ना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? पिछले चैप्टर में ही पढ़े हमने, अकाउंटिंग रेशियोज में। जल्दी बता दीजिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब यहाँ केवल करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का हेर फेर होना है। सर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज बच्चा भी जानता है। मैं बता रहा हूँ, नर्सरी के बच्चे से भी पूछोगे ना, कॉमर्स की नर्सरी मतलब 11th क्लास से भी पूछोगे ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी फट से बता देगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत इजीली ये समझ सकते हैं कि सर हमको वो प्रॉफिट मिल चुका है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है जो कि वर्किंग कैपिटल अभी एडजस्ट नहीं हुई है उसके पहले का। सर एडजस्ट नहीं हुई तो कर दें क्या? कर दो, बिल्कुल कर दो। देखो इसमें एक फंडा है, साइड में लिख लो, मैं बता रहा हूँ जिस पेज पे ये लिख रहे होंगे ना उसके ऊपर मार्जिन होगी, आपकी मार्जिन छोटी होगी, उस पे लिख लो। मैं साइड में बता रहा हूँ, एक फंडा है। सर करंट एसेट अगर इंक्रीज हुआ है, करंट एसेट अगर आपका इंक्रीज हुआ है तो आप माइनस कर देंगे। सर करंट एसेट आपका डिक्रीज हुआ है तो आप प्लस कर देंगे। इनवर्स रिलेशन, करंट एसेट बढ़ा है तो माइनस, करंट एसेट घटा है तो प्लस। करंट लाइबिलिटी से दोस्ती है उसकी, करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुई है तो प्लस कर दोगे, करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हुई है तो माइनस कर दोगे। ये लिख लिए हो गया। बस इसी को उधर शब्दों में लिख देना है, इसी को इधर शब्दों में लिख देना है। क्या करोगे? प्लस प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। याद होता जा रहा है? माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस डिक्रीज इन करंट, oh sorry, this is, oh yes, current asset, करंट लाइबिलिटी। यही चीज है कि नहीं? वो देखो जो मैंने लिखा हूं और जो आपने मार्जिन में लिखे हो उसमें कुछ फर्क है क्या? अरे प्यारो बोलो। हो गए इतने जल्दी? फुस्सी खत्म, समाप्त।
देखो जितना मैं समझा रहा हूँ ना उसको ग्रास्प करते जाओ, लिखते जाओ और तुरंत तुरंत याद करते जाना। क्योंकि देखो फॉर्मेटिंग समझना है, इट्स ओके मैं सभी को बता रहा हूँ है ना। फॉर्मेट समझना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब समय नहीं बचा कि हम बहुत ज़्यादा समय समझ के प्रैक्टिस कर करके करें। अब हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, हमको कुछ चीज़ें ऐसी ट्रिक्स में करनी है, ऐसी ट्रिक लगा लो आंसर आ जाए खत्म। हमको केवल स्कोर करना है, दैट्स इट, है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो फिर इसके बाद क्या आ गया बेटा, इसके बाद तो खत्म ही हो गया। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म ही है। क्या आ गया इसके बाद? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसके बाद बेटा एक चीज माइनस होगी, क्योंकि मेरी बात सुने, ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे यार ये कहाँ से अंदर करूँ? हाँ, हमने जो सबसे पहले चालू करे थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चालू करे थे, अरे हाँ कि ना। अब आखिरी में हमको आके क्या करना पड़ेगा बेटा, इनकम टैक्स पेड माइनस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स पेड माइनस, यहाँ सब लोग, यहाँ सारे फिगर्स लिखते जाओ। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये मेन फिगर है, ये इनकम टैक्स माइनस है। सब क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो हम निकालेंगे, निकालना सीखेंगे। सब क्वेश्चन में देगा, ध्यान से सुनना। बस इसके बाद तो हमारा पड़ाव ही है। क्या है? अगर ये वाला फिगर प्लस में आता है या माइनस में आता है तो उसमें क्या लिखना है? अगर ये वाला फिगर प्लस में आता है तो आप लिखेंगे कैश इनफ्लो। अगर माइनस में आता है तो आप आउटफ्लो भी लिख सकते हैं, या फिर यूज्ड लिखोगे तो ज्यादा इंप्रेस्ड होगा सामने वाला। कैश इनफ्लो या कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ गई क्या बात? अरे मैं चाह रहा हूं कि जूम आउट हो जाए, और नहीं जूम आउट होगा भी तो बच्चों तुम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ही जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो ले सकते हो तुम लोग, इतना तो। रुको रुको मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके नीचे तो इनकम टैक्स पेड ही है, और उसके नीचे फाइनल अपने को पढ़ाओ, मतलब अपना ये जो आएगा। यार मैं एक चीज जो लिख रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है ना। ये जो मैं मिटा रहा हूँ और ये मैं बाहर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर वाले फिगर ही आएंगे। ये प्लस में आया तो ऐसा, माइनस में आया तो ऐसा। ये कैश इनफ्लो है, ये कैश यूज्ड है, ठीक है। सारे फिगर्स अंदर कर देना, तुम लोगों को कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। कुछ नहीं कटते नंबर, सारे फिगर्स अंदर कर देना, एक फिगर बाहर रखना बस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसके नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या नीचे इन्वेस्टिंग देन फाइनेंसिंग। केवल ये तीन फिगर बाहर रहेंगे ना, तुम्हारे कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। बस इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें यहां तक, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक। इसके नीचे तो आसानी है। चलो बेटा क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं एक शर्त पे ही क्लास अच्छे से कंटिन्यू करूँगा, कि आप लोगों को ये चीज़ याद हो।
अगर आप लोगों को ये चीज़ याद हो जाएगी तो बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत कर लेना बेटा, ये मत देखना कि पेपर है, ये मत देखना कि हम बिजी हैं। बिजी कुछ नहीं होता बेटा, 10 दिन 15 दिन मेहनत कर लो, एक चैप्टर हो जाएगा। एक चैप्टर हो जाएगा, 10-12 नंबर का चैप्टर है, 16 नंबर का भी आता है कभी कभी। बेटा 80 में से, अगर आप 100 में से अगर आपको 16 नंबर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आपके एक्सटर्नल को भी आप इम्प्रेस कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब तो वाइवा ही है, वाइवा और आपका प्रोजेक्ट फाइल। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है इसको, ठीक है। चलो, तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं।